Today I will be start chapter 2 sequence and series exercise 2.3 basic introduction, जिसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारा नेस्टेड सीक्वेंस का, जिसको बोला जाता है काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। ओके, इसमें क्या होता है कि इसका आपको बाय नेम नेस्टेड सीक्वेंस बोलकर भी इसका प्रूफ आ सकता है, या फिर आपके पास इसका सेकंड नेम काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के नेम से डायरेक्ट आपको नेम भी दे सकता है, और आपको ये पूरी प्रॉपर्टी राइट डाउन करके भी वो दे सकता है एग्जामिनेशन में। तो आपको इसका प्रूफ आ जाता है करना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या होता है नेस्टेड सीक्वेंस? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऐसे है IN, ये आपके पास सीक्वेंस का रिमार्क होता है, तो देन आपके पास अगर IN कोई ऐसी सीक्वेंस है नेस्टेड है। नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड कि अगर आप I1 लो, I2 I3, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले I1 I2 I3, इसका मीनिंग है कि I1 जो है वो I2 का पार्ट, जो I2 आया ना मेरे पास I1 है, I1 से जस्ट अगली टर्म I2, जो IN सीक्वेंस है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरे पास I1 है, उस सीरीज़ के अंदर सीक्वेंस के अंदर जो सेकंड है वो I2, थर्ड है I3, जिसे हम AN डिनोट करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे IN एक सीक्वेंस है, उसके अंदर I1 I2 I3 उसके अंदर सीक्वेंस की एलिमेंट्स हैं। देन नेस्टेड सीक्वेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर आप I1 लो, जस्ट उससे नेक्स्ट टर्म I2 लो, तो जो वो I2 होता है वो आपके पास इस I1 का ही पार्ट होता है, मीन्स जो I1 में वो नेक्स्ट डिजिट इंक्लूड होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास जो मोनोटोनिकली वाली कंडीशन होती है ना, मोनोटोनिकली में क्या होता है कि ऐसे होता है कि IN है और जो सेकंड टर्म होती है वो AN है, सेकंड टर्म AN+1 होती है, ऐसे होता है ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में, कि फर्स्ट टर्म ये जो सेकंड होती है वो जो फर्स्ट वाली टर्म है उसके अंदर जस्ट 1 ऐड होता है, ऐसे होते हैं ना। तो आप इसको उसी तरीके से समझ सकते हो कि जो IN है ना, IN में ही ऐड होकर कुछ सम क्वांटिटी या उसके इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे वो मोनोटोनिकली में तो इक्वल नहीं होता था, उसमें 1 ऐड करके नेक्स्ट अगली टर्म चलती थी, बट इसमें क्या होता है कि ये उसके इक्वल भी हो सकता है, जस्ट उससे अगले वाली टर्म भी होगी। ओके, तो ये जैसे अब नेक्स्ट टर्म जो I3 होगा तो वो I2 का पार्ट भी हो सकता है, I2 के इक्वल भी हो सकता है। पार्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो I2 है वो ऑल्सो उसके अंदर इंक्लूड होगा I3 के अंदर। ओके, और अगर मैं इसका अपोजिट, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे I1 I2 I3 ऐसे करो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर I1 जो है वो I2 का पार्ट हो या I2 के इक्वल हो, जो I2 है वो I3। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली वाले जो होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली सीक्वेंसेस और नेस्टेड इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि इंक्रीजिंग में मोनोटोनिकली वाला में क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उससे जस्ट अगले वाला होना चाहिए, मतलब AN है अगर 1 तो दूसरा AN+1 होना चाहिए, तीसरा AN+2 होना चाहिए, ऐसे चलता है जस्ट 1 1 1। लेकिन जो नेस्टेड सीक्वेंस होती है उसके अंदर ऐसा कोई मेन वो नहीं देता, उसमें बोलता है कि बस उसका पार्ट होना चाहिए, चाहे वो इंक्रीजिंग में हो चाहे वो डिक्रीजिंग वाली टर्म में हो, मतलब उसका पार्ट भी हो सकता है, उसकी इक्वल भी हो सकता है, बढ़ते हुए साइड में हो या घटते हुए साइड में। ओके, तो ये नेस्टेड होता है, नेस्टेड सीक्वेंस। अब इसी पर बेस्ड आती है कि अगर कोई नेस्टेड सीक्वेंस है तो एक उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि एक नेस्टेड सीक्वेंस उसने दे दी क्लोज इंटरवल AN और BN। क्लोज इंटरवल से आप जानते हो कि ये AN से बड़ी टर्म्स होंगी सारी, BN से छोटी टर्म्स होगी, और A और B दोनों ऑल्सो इंक्लूड होंगे उस सीक्वेंस के अंदर। तो फर्स्ट टर्म कंडीशन है कि अगर आप उसमें IN+1 लो तो वो IN का पार्ट होगी। हम जानते हैं बाय नेस्टेड सीक्वेंस कि IN+1 का पार्ट हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है, या फिर ये भी इसका पार्ट वो हो सकती है उसके इक्वल। तो ये वाली चीज़ है। दूसरी, अगर आप इनकी लेंथ निकालो, जो IN सीक्वेंस आई है ना, लेंथ का मीनिंग है यहाँ पे डिफरेंस। ओके, अगर आप डिफरेंस निकालो तो वो आपका कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड होती हैं, मतलब अगर कोई सीक्वेंस यहाँ पे, तो आप इतना मान सकते हो कि अगर कोई सीक्वेंस नेस्टेड है, ऐसी सीक्वेंस जो क्लोज इंटरवल AN BN वाली है और वो नेस्टेड है, मतलब उसकी जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट वाली टर्म में इंक्लूड है या उसकी इक्वल है,
दूसरा कि उसका अगर हम डिफरेंस देखें, लेंथ देखें, तो वो 0 आए, तो वो क्या है, एक सिंगलटन सेट बनेगा। उनका जो इंटरसेक्शन ले हम 1 से इन्फिनिटी तक IN का, तो वो सिंगलटन आए। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी हुई है कि नेस्टेड सीक्वेंस की क्या होती है कि हमारे पास जो IN है ना, IN+1, उसने कहा फर्स्ट कंडीशन कि IN+1 का ही पार्ट है IN, तो वही कंडीशन करेंगे कि IN+1 का, अगर IN+1 का IN ही एक पार्ट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, अगर ऐसे हो तो देखो IN तो आप जानते हो IN क्या है, एक क्लोज इंटरवल है AN और BN का। तो अगर आपने IN+1 निकालना है तो जस्ट आप इस वाले इंटरवल में जहाँ जहाँ पे n है उसको n+1 से रिप्लेस कर दो, तो वही चीज़ कर दी है यहाँ पर। अगर IN ये है तो बस इसको थोड़ा इस फॉर्म में, ये IN मेरा इसकी इक्वल है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे करके दिखाई है। उसके बाद क्या करना है कि आप जानते हो इस क्लोज इंटरवल से कि हमारी जो बढ़ते से बढ़ती टर्म है, मतलब बढ़ती से इंक्रीज होती होती टर्म कहाँ तक जा सकती है, सिर्फ B1 तक जा सकती है। और घटते से घटती मीन्स डिक्रीज होती होती कहाँ तक जा सकती है, सिर्फ B1 तक जा सकती है ना। तो इसलिए क्या होगा कि A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, A3 से बड़ा A4, यानी बढ़ती बढ़ती टर्म कहाँ तक जाएगी, B1 तक जाएगी। और डिक्रीज होती होती कहाँ तक जाएगी कि B1, जैसे ये है B1 से इससे छोटा ये, B2 से छोटा B1 से छोटा B2, B2 से B3, B3 से BN, मतलब माइनस होती होती है, डिक्रीज होती होती टर्म कहाँ तक जा रही है, A1 तक जा रही है। तो आप यहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है कि देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है ना मेरी सारी की सारी, ये A1 वाली और ये B1 वाली, कि A1 मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट मिल रही है, पर्टिकुलर एक लिमिट मिल रही है कि बढ़ते से बढ़ते इंक्रीज होती होती टर्म B1 तक जा सकती है और डिक्रीज होती होती A1 तक जा सकती है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग किसके लिए होगी, B1 के लिए। बढ़ती बढ़ती टर्म B तक जा सकती है ना, B1 तक। और डिक्रीज होती हुई टर्म कहाँ तक जा सकती है, डिक्रीज होती होती टर्म मेरी A1 तक जा सकती है। तो अगर इंक्रीजिंग की बात करी जाए तो फंक्शन मेरा जो सीक्वेंस है वो मेरी इंक्रीजिंग होगी फॉर B1 के लिए, और जो डिक्रीजिंग होगी घटती घटती A1 तक जा रही है ना, तो डिक्रीजिंग होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी ऑल्सो, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है ना मुझे कि भी एक वैल्यू मेरे को दे दी कि B1 एक ऐसी वैल्यू है जिससे मेरे जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो नीचे नीचे है, मतलब उससे लेस सारी वैल्यूज आएंगी। तो एक फंक्शन मेरे को, फंक्शन बोल रही हूँ, सीक्वेंस मेरे पास डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो भी है, और अगर सॉरी अबव भी है और बिलो भी होगी। तो ऐसे ही उसके बाद ये कन्वर्जेंट भी बनेगी। देन उसकी अगर हम लेंथ निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे और वो इक्वल आ जाएगी।